अपने पिता के कहने पर गांव की एक लड़की से शादी कर ली, पर वह उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था, ना ही कदर करता था। माँ के बहुत समझाने पर भी वह नहीं समझता था। यहाँ तक कि बेटा भी अपने पिता की देखा देखी में अपनी माँ को कुछ समझता नहीं था। दीपा, मेरा टिफ़िन अभी तक नहीं बना? अरे मुझे पहले ही देरी हो रही है। विनोद ने अपनी पत्नी दीपा को तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा। तो अंदर से दीपा की आवाज़ आई, हाँ बस बन गया है, टिफ़िन में डाल रही हूँ। यह सुन विनोद बड़बड़ाने लगा, ना जाने क्या करती रहती हैं, पूरा दिन घर में रहती हैं, फिर भी इस औरत के काम समय पर नहीं होते। फिर घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, आज ये गंवार मुझे लेट करवा कर मानेगी। तभी दीपा टिफ़िन लेकर आ गई तो विनोद ने कहा, आज भी फिर लेट हो गया। अब बॉस फिर दो बातें सुनाएगा। तुम तो गंवार ठहरी, तुझे क्या पता कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ऑफिस में। तो दीपा ने धीरे से कहा, अजी क्यों चिल्ला रहे हो? देरी मेरे कारण नहीं हुई, आप ही देर से उठे थे। मैंने तो बस 5 मिनट ही लगाए हैं, वो भी मैं रोहन का स्कूल का बैग तैयार कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इतना सुनते ही विनोद ने गुस्से में कहा, तुमसे तो बस बहस करवा लो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। बोलकर विनोद बड़बड़ाते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। तो उसके जाते ही दीपा ने रोहन को नाश्ता दिया और अपनी सास को चाय बना दी। फिर घर के कामों में लग गई। रोहन स्कूल चला गया। दीपा सुबह से शाम तक घर के कामों में ही लगी रही। शाम को विनोद ऑफिस से आया और रोहन भी खेल कर आ गया था। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी रोहन ने कहा, मम्मी कल से आप मेरा स्कूल का बैग तैयार मत करना। आज आपने मेरे बैग में इंग्लिश की बुक की जगह हिंदी की बुक रख दी थी, जबकि आज उसका पीरियड ही नहीं था। आज मुझे बहुत डांट पड़ी स्कूल में। इतना सुनते ही पास में बैठे विनोद ने कहा, जो काम तुम्हें आता ही नहीं है वह तुम करती ही क्यों हो? अब यह 8वीं पास औरत कभी अच्छे स्कूल गई हो तभी तो पता होगा इसे कि कौन सी बुक कौन सी कॉपी है। यह सुनकर बेचारी दीपा का मुंह उतर गया। तभी रोहन की नज़र खाने की तरफ गई। खाना देखते ही उसने मुंह बनाते हुए कहा, यार मम्मी आज फिर सब्जी रोटी बना दी, आप पास्ता नूडल क्यों नहीं बनाती? मेरे स्कूल में बच्चे न जाने क्या क्या लेकर आते हैं और एक आप हैं कि कुछ अच्छा नहीं बनाती। इंटरनेट से सीख क्यों नहीं लेती? बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दीपा का दिल टूट गया। उसने धीरे से कहा, बेटा मुझे तुम्हारा इंटरनेट चलाना नहीं आता, तुम बता दोगे तो मैं सीख लूँगी। इतना सुनते ही विनोद ने हंसते हुए कहा, अरे इंटरनेट सीखेगी मैडम जी, पहले बोलना तो सीख लो और फिर चलाना तो आता ही नहीं अब तक अच्छे से भी। फिर तंज भरे लहजे में बोला, पता नहीं पिताजी की अकल पर क्या पत्थर पड़ गए थे जो इस गंवार को मेरे पल्ले बांध दिया। यह सुनकर दीपा की आंखें भर आईं। वैसे तो उसके लिए यह रोज़ की बात थी। पिछले 10 साल से यह वही तो सुनती आ रही थी, पर कर भी क्या सकती थी। दीपा सब काम कर कमरे में चली गई। आज उसका मन फिर दुखी था। विनोद तो सो गया, पर वह सोचने लगी कि आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और इस जमाने की भाग दौड़ में कितना पीछे रह गई। सोचते हुए वह अतीत के गलियारों में खो गई। दीपा के घर में उसके पिताजी और 2 भाई ही थे। माँ का साथ तो जब वह 5 साल की थी तभी छूट गया था।
दीपा 8वीं तक ही पढ़ पाई। फिर कम उम्र में घर की जिम्मेदारियां भी संभाली। आगे पढ़ने का मन था उसका, पर उसके गांव में 8वीं तक की स्कूल थी और आगे पढ़ने को बस से जाना पड़ता था। इसलिए उसके पिताजी ने आगे पढ़ने के लिए साफ इनकार कर दिया, तो वह घर का काम संभालने लगी। जब 16 साल की हुई तो पिता ने उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे विनोद के साथ तय कर दी। उस समय विनोद भी 21 साल का था, शहर में कॉलेज कर रहा था। विनोद के घर रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसके पैरों पर खड़े होने के पहले ही उसकी शादी हो गई। दीपा गांव में सास ससुर के पास रहती और विनोद शहर में पढ़ाई पूरी करने में लगा रहा। छुट्टियों में गांव भी आता तो दीपा को बहुत प्यार से रखता। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। विनोद की शहर में नौकरी लग गई तो दीपा भी शहर जाकर उसके साथ रहने लगी। शुरू शुरू में तो सब अच्छा चला, पर जैसे जैसे विनोद ने तरक्की की वैसे वैसे वह बदलने लगा। वो अब दीपा को कहीं भी अपने साथ नहीं ले जाता, उसे हर बात में गंवार ही कहता। दीपा जब भी साथ जाने को कहती तो वह उसे गुस्से से कहता, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने में शर्म आती है। मेरे सब दोस्त पढ़े लिखे हैं, उन सबकी पत्नियां मॉडर्न हैं और तुम उनके लायक नहीं हो। पता नहीं क्यों शादी कर ली मैंने तुम्हारे साथ। यह सब दीपा न जाने कितनी बार सुनती। शादी के 3 साल हंसी खुशी में बीते, पर अब रोज उसे यही सब सुनने को मिलता। लेकिन हाँ, दीपा की सास बहुत अच्छी थी। वो अक्सर अपने बेटे विनोद को समझाती रहती थी कि दीपा पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, अपनी जिम्मेदारियां तो अच्छे से निभाती है। 8वीं तक पढ़ी है, ज़रूरत का हिसाब किताब भी कर लेती है, और तुझे क्या चाहिए। और यदि इतना ही तो आगे पढ़ा उसे। यह सुनकर विनोद हंसकर कहता, इस उम्र में अब क्या पढ़ेगी माया, लोग हंसेंगे मुझ पर। यह तो मेरी मति मारी गई थी जो पिताजी की बातों में आ गया। वक्त बीतता गया तो दीपा को यह सब सुनने की आदत हो गई, पर अब उसे और ज़्यादा बुरा लगता जब उसका बेटा भी अपने पिता की देखा देखी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसमें कमियां निकालता, उसे स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं ले जाता, अपने दोस्तों की माँ से नहीं मिलवाता, तो उसका दिल दुखी हो जाता। दीपा की सास को पैरालाइज हो गया। वो पूरा समय बिस्तर पर रहती, उनका सारा काम दीपा करती। पूरा दिन उसे समय ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी विनोद उसे कोसता रहता, तुम पूरा दिन घर में क्या करती हो। यह सब सोचते सोचते दीपा को कम नींद आई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह दीपा फिर से अपनी वही दिनचर्या में लग गई। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ दिन बाद सास की तबीयत भी ज़्यादा खराब हो गई और वह भी उसका साथ छोड़कर चली गई। तो दीपा अब एकदम से अकेली हो गई। भले ही सास पूरे दिन बिस्तर साफ करवाती थी, लेकिन फिर भी उसके सहारे दीपा का भी टाइम पास हो रहा था। अब घर की जिम्मेदारियां कम हो गईं। खाली समय में अब वो क्या करे। उसकी एक खास सहेली थी कविता, उससे भी विनोद को आपत्ति थी, क्योंकि कविता गरीब घर की थी और उसका पति सब्जी का ठेला लगाता था। विनोद को उसके साथ दीपा का उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब उसका मन दुखी होता तो विनोद के ऑफिस जाने के बाद उससे फ़ोन लगाकर मन हल्का कर लेती। एक दिन कविता ने कहा, दीपा तू कितना अच्छा खाना बनाती है,
क्यों ना तू टिफ़िन सर्विस शुरू कर ले, तेरा टाइम भी पास हो जाएगा और 2 पैसे भी हाथ में आएंगे। तो दीपा को भी उसकी यह बात सही लगी, लेकिन उसने जब यह बात विनोद को कही तो उसने साफ मना कर दिया। यह छोटा काम करके मुझे लोगों की नज़रों में गिराना चाहती हो क्या? और वैसे तुम जैसी गंवार औरत बस यही सोच सकती है। मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। दीपा को बुरा तो बहुत लगा, पर वो कर भी क्या सकती थी। अब घर की 4 दीवारी में रहना बस यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन रात के समय सब एक साथ खाना खा रहे थे, तभी उनके बेटे रोहन ने कहा, पापा कल मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आप चलोगे ना? तो विनोद ने कहा, हाँ बेटा मैं आऊँगा। तभी दीपा बोल पड़ी, हाँ रोहन मैं भी आऊँगी। यह सुनकर रोहन चौंकते हुए बोला, नहीं मम्मी आप मत आना, आप आते हो तो मेरे दोस्त आपकी बातें सुनकर मेरा मजाक बनाते हैं। वहाँ सबकी मम्मी इंग्लिश में बातें करती हैं, कितनी अच्छी ड्रेस पहनकर आती हैं। तभी विनोद ने दीपा की ओर देखते हुए कहा, मैं चला जाऊँगा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तो दीपा बोली, मैं तो चलूँगी, समझे ना रोहन, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे ले जाने में शर्म नहीं आनी चाहिए तुम्हें। यह सुनकर रोहन गुस्सा हो गया और नाश्ते की प्लेट को धक्का देते हुए बोला, नहीं आप नहीं आओगी, आप गंवारों जैसी हरकतें करती हो, मुझे आप पसंद नहीं। कहते हुए वो उठकर कमरे में चला गया। यह देखकर विनोद ने गुस्से से कहा, कर दिया ना उसका मूड खराब, तेरे एक जैसी गंवार औरत से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। तो दीपा भी फूट पड़ी, आज गंवार गंवार ये शब्द सुनकर तंग आ गई हूँ। यदि मैं तुम दोनों को पसंद नहीं तो फिर मेरा तुम दोनों के साथ रहने का क्या मतलब। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं जा रही हूँ। कहती हुई दीपा चप्पल पहनकर घर से बाहर निकल गई और विनोद ने उसे रोकने की कोशिश भी की। दीपा अपने घर से कुछ दूरी पर जाकर गार्डन में बैठकर वहाँ रोने लगी, सोचने लगी, कहाँ जाऊँ मैं? माँ होती तो मायके चली जाती, भैया हैं पर वो बेचारे अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं, मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे बाद दीपा उठकर घर गई तो अंदर से आती हुई आवाज़ें सुनकर वहीं रुक गई। रोहन बोल रहा था, पापा बहुत भूख लगी है, मम्मी ने खाना भी अच्छा नहीं बनाया और अब पता नहीं कहाँ गई हैं, आप पिज्ज़ा मंगा दो ना। हाँ बेटा मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। तू चिंता मत कर, कहाँ जाएगी? वो गई होगी अपनी उस गंवार सहेली कविता के पास। मायके तो जा नहीं सकती, जब अकल ठिकाने आएगी तो अपने आप आ जाएंगी, विनोद ने बेशर्मी से कहा। तो यह सब सुनकर बाहर खड़ी दीपा का दिल एकदम से टूट गया। उसका मन ही नहीं किया कि वह घर के अंदर जाए। वो वहीं से वापस पलट गई और सोचने लगी, इन दोनों को तो मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आंखों में आंसू लिए कुछ दूरी पर चली ही थी कि तभी रास्ते में एक कार उसके पास आकर रुकी। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटी सी बच्ची उसे बुला रही थी। तभी उस कार में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा इस समय आप अकेले यहाँ क्या कर रही हो? आओ हम आपको घर छोड़ देते हैं। तो दीपा के मुंह से निकल गया, घर नहीं जाना, वहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। यह सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, क्यों बेटा कोई दिक्कत है? तो दीपा कुछ नहीं बोली, उसकी आंखें भर आईं। बुजुर्ग आदमी को लगा कि यह बहुत दुखी औरत है। उसने कहा, बेटा बुरा मत मानना, पर क्या तुम
मेरे घर चल सकती हो? मुझे मेरी पोती को संभालने के लिए एक आया की ज़रूरत है। मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगी। यह सुनकर दीपा सोच में पड़ गई। सोचने लगी, वैसे भी घर जाकर क्या करूंगी? उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं है। दोनों बाप बेटे मज़े में होंगे। कुछ सोचकर दीपा ने उस बुजुर्ग आदमी की बात मान ली और उनके घर चली गई। उनके घर में वो दोनों बुजुर्ग पति पत्नी और उनकी पोती, बस ये 3 लोग ही रहते थे। घर बहुत ही आलीशान था। उनके बेटे बहू की 2 महीने पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उनकी बच्ची के लिए उन्हें आया की ज़रूरत थी। अब दीपा पूरे मन से उस बच्ची को संभालने लगी। सेठ और सेठानी दोनों उसके काम से बहुत खुश थे। उसे 10,000 रुपये महीने के देने लगे। वो उन रुपयों का क्या करेगी, यह सोचकर उसने 1.5 महीने बाद सेठ जी से कहा, मैं इन रुपयों से अपनी सहेली के साथ मिलकर कुछ काम करना शुरू करना चाहती हूँ। उसने सेठ जी को अपनी पूरी कहानी बता दी तो उन्होंने कहा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, नीचे बहुत जगह भी है, घर में तुम अपना काम शुरू करो, मैं मदद करूँगा। यह सुनकर दीपा के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। उसने अपनी सहेली कविता को भी बुला लिया और दोनों ने मिलकर अपना टिफ़िन सेंटर शुरू कर दिया। अब दीपा सेठ जी की पोती को भी संभालती, टिफ़िन सर्विस भी। इधर विनोद ने दीपा की गुमशुदगी होने की रिपोर्ट लिखवा दी। दीपा का कहीं पता न चला। 2 महीने बीत गए। विनोद का हाल बेहाल हो गया था। वो घर देखे या रोहन को देखे, ऑफिस कपड़े गंदे पहन कर जाता, घर गंदा, कोई भी चीज़ जगह पर नहीं, सब काम वालियों के भरोसे ही, खाना भी समय पर नहीं मिलता। रोहन को भी अब मम्मी की याद आने लगी। सुबह कैसे हाथ में नाश्ता, टिफ़िन, बोतल, बाइक तैयार कर मिलते, यूनिफॉर्म प्रेस की हुई, अब सब उल्टा पुल्टा हो गया। उधर दीपा का काम अच्छा जम गया। उसके हाथ का खाना सबको अच्छा लगा। उसने अपनी सहेली कविता से इंटरनेट चलाना भी सीख लिया। उसे देखकर और अच्छे व्यंजन बनाना सीख गई। उसके हाथों में जादू था, पर स्वाद लोगों की जुबान पर रहता। सेठ जी के कांटेक्ट से उसका काम जल्दी जल्दी बढ़ने लगा था। एक दिन विनोद के एक दोस्त ने उसे पार्टी में देखा तो उसने घर आते ही विनोद को बताया कि उसने दीपा को एक पार्टी में देखा था। उसने आवाज़ भी लगाई पर वह चली गई। शायद सुना नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने जिनके यहाँ पार्टी की थी उनसे पता किया। मैं उनका एड्रेस आपके फ़ोन पर भेज देता हूँ। यह सुनकर विनोद ने राहत की सांस ली और थैंक गॉड यार, हम यहाँ कब से परेशान हुए जा रहे हैं, तुम जल्दी से एड्रेस भेजो, विनोद ने कहा और फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद एड्रेस मिलते ही विनोद और रोहन दोनों उस पते पर पहुंच गए तो नौकरों ने उन्हें बैठने को कहा और दीपा को आवाज़ लगाई। कुछ देर बाद जैसे ही दीपा घर आई तो उसे देखकर विनोद हैरान रह गया। दीपा तो पहले वाली दीपा नहीं थी जो हर वक्त पसीने में लदी रहती थी। आज वो खुले बालों में कितनी सुंदर लग रही थी। एक पल को विनोद उसे देखता रहा, फिर बोला, कहाँ चली गई थी? मैंने और रोहन ने तुम्हें कितना ढूंढा और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो दीपा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, तुम्हारे बारे में पिछले कई सालों से सोचती आ रही थी। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा क्या? मैं तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हमेशा गंवार ही लगती थी, फिर आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? तुम दोनों को तो शर्म आती है
ना मुझसे। तो विनोद ने कहा, चलो घर चलो, वहाँ चल के बात करते हैं। और यहाँ क्या कर रही हो? तो दीपा बोली, मैं यहाँ काम करती हूँ, अच्छा खासा कमाती हूँ। कुछ ही समय में मैंने अपनी पहचान बना ली है। जानती हो कैसे? उसी टिफ़िन सर्विस से जो तुम्हें तुम्हारे लायक नहीं लगता था। तभी सेठ जी भी आ गए। तो दीपा ने उनका परिचय देते हुए कहा, सेठ जी, जिन्होंने मुझे समझा और मेरे काम की कदर की। और तुम किस घर की बात कर रहे हो? वह घर जिसमें मेरी कभी इज्जत नहीं हुई, उस घर में मेरा क्या काम? तुम दोनों वहाँ आराम से रहो। यह सुनकर विनोद की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो दीपा, मैंने तुम्हें हर समय गंवार कहा, कभी तुम्हारी कदर नहीं की। पर तुम्हारे जाने के बाद समझ नहीं आया कि एक औरत ही है जो घर को संवार सकती है, और औरत के बिना कोई भी घर घर नहीं होता। फिर चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, हर आदमी औरत के बिना अधूरा है। यह बात मुझे अब समझ आई। अब प्लीज़ घर चलो ना। तभी रोहन ने कहा, हाँ माँ, हर एक बेटा भी माँ के बिना अधूरा है। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। आप बहुत अच्छी हो। आपके बिना सच में हम कुछ नहीं हैं। आप कितना कुछ करती थी मेरे लिए, पर मैंने आपको नहीं समझा। चलो ना मम्मी, अब घर चलो। कहते हुए रोहन की आंखें भर आईं और वह अपनी माँ से जाकर लिपट गया। आज बेटे का प्यार देखकर दीपा भी अपने आंसुओं को रोक न सकी। तभी सेठ जी ने विनोद की तरफ देखते हुए कहा, तुमने तुम्हारी पत्नी के हुनर की कद्र न की। वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसे ना जाने आज कितने ऑर्डर मिलते हैं। औरत का सम्मान करो और उसे प्यार करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज तुम्हारी पत्नी की पहचान है। पता है तुम्हें, बड़े बड़े लोगों के यहाँ उसके हाथ का खाना जाता है। एक औरत ही है जो घर को स्वर्ग बनाती है। यदि उसमें कोई खामियां हैं तो उसे गिनाओ मत, बल्कि उसे सिखाओ। यह सुनकर दीपा की आंखें भर आई। उसने कहा, आज की औरत किसी से कम नहीं, वह पुरुषों की बराबरी कर सकती है। पर तुमने नहीं समझा। उसका पहनावा, उसकी बोली ही उसके चरित्र का दर्पण नहीं होता जिसे उसे आंका जा सके, समझे? यह सुन विनोद की भी आंखें भर आई। वो वहीं बैठकर दीपा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। रोहन भी रोए जा रहा था। बाप बेटे का इस तरह गिड़गिड़ाना अब दीपा से भी देख न पाई। उसने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने घर चली आई। पर घर आने के बाद भी उसने अपना टिफ़िन सेंटर शुरू रखा और 2 साल में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। और दीपा सेठ जी और भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि अगर सेठ जी उस दिन रास्ते में न मिलते तो उसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे तानों में ही गुजर जाती। इसलिए आज भी वह सेठ जी के यहाँ ज़रूरत पड़ने पर जाती है और उसकी पोती को भी संभालती है। वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझती। आज विनोद और रोहन भी उसकी बहुत इज्जत करने लगे थे। जब उसकी ऑफिस के काम से छुट्टी होती तो दीपा के कामों में हाथ भी बटा देता। बेटा अब अपनी माँ को अपने स्कूल ले जाने या अपने दोस्तों से मिलाने में शर्म महसूस नहीं करता, क्योंकि वह शहर की जानी मानी केटरर बन चुकी थी। शहर की बड़ी बड़ी पार्टियों में उसके हाथ से बना खाना जाता था। लोग तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। तो दोस्तों, दीपा अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।